औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 12 है 10th क्लास बायोलॉजी में, डिवीजन के हिसाब से हम मूव कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसी के हिसाब से जो है ना वो चलते रहेंगे। तो हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं और वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में एक ब्रीफ सा नोट आपके साथ शेयर कर देते हैं, उसके बाद आज के हम टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, मेंटेनेंस है बॉडी की, कि बॉडी में किस तरह से जो है वो सिस्टम्स जो है वो मेंटेन होते हैं, किस तरह से हर चीज़ की जो कंसंट्रेशन है वो एक लेवल पर मौजूद है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कैसे बैलेंस्ड है, कैसे इक्विलिब्रियम पर है। तो इन सब चीज़ों का होना उतना ही ज़रूरी है कि लाइफ जो है वो इसकी वजह से ही पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी हम होम्योस्टेसिस के बारे में पूरे चैप्टर में डिस्कस करके आ चुके हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के बारे में डिस्कशन की थी। फिर हमने कल जो अपना टॉपिक डिस्कस किया था, लास्ट जो हमारा टॉपिक डिस्कस था लेक्चर 11 में, वो था हमारे पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। उसमें हमने देखा था कि किस तरह के जो प्लांट्स हैं वो अपनी इन्वायरमेंट से रिलेटेड अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कैसे जो है वो अपने अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। हम में से हमने फ्रेश वाटर के बारे में भी डिस्कशन की थी। उसमें हमने जो है वो क्या नाम है, डेजर्ट्स के प्लांट्स के बारे में डिस्कशन की। तो उसके अलावा मेरीन वाटर यानी कि जो सी वाटर है जो है उसके अंदर जो प्लांट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन की। तो हमने उनमें देखा कि जो तीनों सेटअप्स हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर और मेनली जो है वो क्या उसका अपना जो डेजर्ट्स के प्लांट्स हैं, उनमें एक वाज़ेह डिफरेंस है अडेप्टेशंस के लिहाज से। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको सर्वाइव करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अडेप्टेशंस रिक्वायर्ड है। अब अगर हम फ्रेश वाटर प्लांट्स को देखते हैं तो फ्रेश वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स कम होती है, पानी ज़्यादा होता है। तो पानी जो है वो मुसलसल प्लांट्स में जाता रहता है, लेकिन वो उसको मेंटेन करने के लिए उनमें स्टोमेटा की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है। तो वो उस तरह से जो है ना वो ज़्यादा पानी को जो है वो ट्रांसपायर करके तो अपनी बॉडी के अंदर जो है ना वो वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अगर हम डेजर्ट्स के प्लांट्स को देखें तो वहाँ पानी की कमी होती है। उस पानी की कमी होने की वजह से तो क्या होता है कि उसमें स्पेशली जो है पानी कम होता है तो स्टोमेटा की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो कम होती है, और स्टोमेटा जो है ना लीफ की सरफेस के लोअर हिस्से पे मौजूद होते हैं। तो ये एक अडेप्टेशन है वहाँ पर। अगर हम समंदर के जो प्लांट्स थे उनकी डिस्कशन करते हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि वहाँ के साल्ट्स कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ अकॉर्डिंगली मैकेनिज्म होता है जिसमें इंपॉर्टेंट फेज जो हमने पढ़ा था वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगेंस्ट द नेचर अगर कोई वर्किंग करते हैं तो उसको जो है ना हम किस में डिस्कस करेंगे, उसके हेलोफाइट्स की जो लाइफ है उसको डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स या होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। अगर हम इसकी डिस्कशन करते हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन और होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स, तो इंसान के अंदर एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद होता है, एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद होता है जो इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो कंसंट्रेशंस हैं उनको मेंटेन करता है, उनको जो है वो बॉडी के अंदर बैलेंस करता है। ये इसकी एक एक्टिविटी है जिसको हम डील कर रहे हैं। अब देखें इंसान के अंदर प्रॉपर जो है वो सिस्टम्स मौजूद हैं जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, ये सारा कुछ। तो जिस्म के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये सारी एक्टिविटीज जब हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, तो इस वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स के पैदा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिस्म में रखना ज्यादा देर के लिए वो डेंजरस हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना वो ये किया जाता है कि इनके अंदर जिस तरह की एक्टिविटीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसी तरह से इन एक्टिविटीज को यूज करते हुए हम जो है वो इनके अंदर बाकायदा तौर पर वेल मैनेज सिस्टम मौजूद होते हैं जो इसमें से जो है वो डिस्चार्ज करवाते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो मेनली जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सबसे पहले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवाने के लिए वहां पर क्या मौजूद है, लंग्स मौजूद है। हम जानते हैं लंग्स के बारे में
वी हैव स्टडीड इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो किस तरह से वो लंग्स के जरिए से जो है ना वो, तो इसके जरिए से जो है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला जो मैकेनिज्म है इसको डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होते हैं। प्रॉपरली हम अगर देखें तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है तो इसके नतीजे में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक होगा और इससे क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसमें तीन चीजें प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब इसमें जो वाटर है ये जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होगा वो अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और जो रिमेनिंग होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेस्ट। उसको जो है ना वो मुख्तलिफ तरीकों से हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिस्चार्ज कर दिया। ये जो एनर्जी है इसको हमारी एक्टिविटीज के लिए हम यूज करेंगे और जो रेस्ट होगी उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो एनर्जी इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है और हमारे ब्लड को क्या कर देती है, डीऑक्सीजनेटेड। क्या कर देती है, डीऑक्सीजनेटेड। तो इसका हमारी बॉडी में ज्यादा देर रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, सिवियरिटी के केसेस में डेथ अकर हो जाती है। तो इसको फौरन से पहले जिस्म से बाहर निकालना जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो फिर हमारी क्या होता है कि ये ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचता है, लंग्स के पास। लंग्स में आपको पता है कि ये जब लंग्स तक पहुंचता है तो छोटी छोटी नालियों में कन्वर्ट हो जाता है जिनको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। उन कैपिलरीज में जब ये जाएगा तो वो कैपिलरीज असल में किसके गिर्द मौजूद होंगी, एल्वेलाई के गिर्द, एल्वेलाई के गिर्द मौजूद होंगी। एल्वेलाई में कौन सी, ऑक्सीजन होगी। तो बाहर जो ब्लड होगा उसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके इनसाइड चली जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाएगी और ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से लंग्स के जरिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में आई वो वापस उसी एयर पैसेज वे के थ्रू जो है ना जिस्म से खारिज कर दी जाएगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आपके सामने शेयर किया कि ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म के लिए सबसे जो पहली बात होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जो है वो डिस्चार्ज करवाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए बाकायदा तौर पर हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता और ऑक्सीजन को लेता है। उसका तरीकाकार को मैंने आपको बताया। और मेनली ये जो हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी है वाटर और एनर्जी। वाटर में कुछ अमाउंट जो हमें नहीं रिक्वायर्ड वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगी और बाकी जो होगी वो हम यूज कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम एनर्जी को देखते हैं तो एनर्जी तो नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको हम फिर हमारी बॉडी में इस्तेमाल। तो इस तरह से ये लंग्स के जरिए से भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है जिससे जो है वो बॉडी के अंदर मेंटेनेंस का मैकेनिज्म होता है, बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्किंग करती है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद क्या आ जाता है, स्किन। अगर हम डिस्कस करते हैं तो 3 रीजन्स हैं जहां से जो है वो ह्यूमन जो है अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। उसमें सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया लंग्स को, इसके बाद क्या आ जाएगा, स्किन, और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, किडनी। तो अभी हमने लंग्स को डिस्कस किया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड स्किन। स्किन को डिस्कस करते हैं। स्किन एक बज़ाहिर हमें यही महसूस होता है कि स्किन से वैसे ही जो है वो नॉर्मल सा जो है वो बिहेव होता है, नॉर्मल से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो जिस्म से बाहर जाते हैं। लेकिन एक प्रॉपर सेटअप है स्किन का जिसको डिटेल डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर। उसको हम देखते हैं कि वो कैसे जो है ना वो बहुत से स्पेशली बहुत से जो मटेरियल्स हैं। अब कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं इसमें, हमारे पास एक्सेस हीट, एक्सेस वाटर, एक्सेस
salts, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो ये 5 ऐसी चीजें हैं, 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो वाया स्किन हमारी बॉडी से आउट होते हैं। अगर हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा हीट है तो भी एस्केप होती है। जब जो है वो स्वेटिंग का मैकेनिज्म होता है उसके दौरान जो है वो हमारी बॉडी से उसको रिमूव कर दिया जाता है। पानी, स्वेटिंग, पसीने के जरिए से, एक तो यूरिनरी सिस्टम के जरिए से या किडनी के जरिए से भी वाटर को निकाला जाता है, लेकिन स्किन के जरिए से भी इसको जो है वो निकाला जाता है। अब इसमें देखें तो एक्सेस हीट जो है हमारी बॉडी में उसको भी स्किन जो है वो मैनेज करती है। एक्सेस वाटर जो है उसको भी स्किन जो है वो मैनेज करेगी और उसको डिस्चार्ज करवाएगी। एक्सेस सॉल्ट्स जो हमारे पास है, ये चीजें एक्सेस की बात कर रहे हैं कि एक लिमिटेड फॉर्म में रिक्वायर्ड है। हीट भी रिक्वायर्ड है, वाटर भी रिक्वायर्ड है, सॉल्ट्स भी रिक्वायर्ड है। तो ये चीजें आ जाती है। तो उससे अगर रिक्वायरमेंट से बढ़कर अगर ये चीजें मौजूद होंगी या वहां पर मौजूद है तो वो क्या कहलाएंगी? एक्सेस। तो उनका बॉडी से निकल जाना या निकाल दिया जाना ही ज्यादा सूटेबल हमारे लिए होगा। यूरिया और यूरिक एसिड, इनकी हमारी बॉडी में किसी तरह से भी जरूरत नहीं होती, तो लिहाजा ये थोड़ी बहुत मिकदार में भी हमें नहीं रिक्वायर्ड। तो इसको एक्सेस के साथ जो है ना वो जरूरत नहीं, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, तो लिहाजा इनके थोड़ी अमाउंट है वो भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब जो स्किन है उसमें उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें देखें तो उसमें 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स। स्किन हैज 2 लेयर्स। फर्स्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इसमें मौजूद होगी जो अपर लेयर होती है, और इसमें विच डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है और ये प्रोटेक्टिव भी होती है। हिफाजत करने के लिए इसका जो है वो जो इसका जो मेन काम है वो क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, इनर एरियाज को प्रोटेक्ट करना। अब इसमें अब देखें कि एपिडर्मिस जो है वो एक्सटर्नल जो है वो ये एक्सटर्नल भी है। ये क्या है? एक्सटर्नल, सबसे जो बाहर वाली होगी लेयर उसको हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। अब इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं, इसका मतलब है ब्लड के सर्कुलेशन के साथ इसका जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, ब्लड के अंदर गैसियस एक्सचेंज के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये वहां पर मौजूद है, तो फिर इसकी जो सबसे मेन जो बेनिफिट है वो क्या है? एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करती है। इसके नीचे जो है वो डर्बस है। सेकेंड जो लेयर है वो क्या है? डर्बस। ये which contain ब्लड वेसल्स, इसके पास ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, बकायदा सिस्टम मौजूद होंगे इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, इसके अलावा हेयर्स और फैट सेल्स। तो दोनों के दरमियान हम ये जो है वो समझ सकते हैं कि ये इनका जो है वो काम क्या है। ये इसके अंदर जो है वो स्किन के अंदर 2 लेयर्स मौजूद होती हैं। एक एक्सटर्नल लेयर मौजूद होती है, उस एक्सटर्नल लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, विच डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। फिर उसके बाद फिर इसकी वर्किंग क्या है? इट वर्क्स एज प्रोटेक्टिव लेयर, इट वर्क्स एज प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि और इसका कोई काम नहीं है, तो सबसे बाहर होने की वजह से ये इनर पार्ट्स की जो है वो प्रोटेक्शन करती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज द इनसाइड लेयर, इंटरनल लेयर हम इसको कहते हैं। वो एक्सटर्नल है तो उसके अंदर जो है वो इंटरनल होगी। वो जो इंटरनल है उसको हम डर्बस का नाम देते हैं। उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। उसके अलावा सेंसरी नर्व एंडिंग्स इसके मौजूद होती है, जो बाहर से किसी भी तरह का जो स्टिमुलस है उसको फील करने वाली जो नर्व्स होती हैं, उनके जो एंड पॉइंट होते हैं वो डर्बस में होते हैं, जहां से वो किसी चीज को फील करते हैं। तो सेंसरी नर्व एंडिंग्स के, सेंसरी नर्व का जो इख्तिताम है
वो डर्मस में मौजूद होता है और वहां से जो है वो जितने भी स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकते हैं उनको वो जज करती है। उसके अलावा इनके अंदर स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी मौजूद है। हमारी बॉडी में से जो ऑयली स्किन भी सम टाइम होती है और स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये स्पेसिफिक किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से स्वेट भी निकल रहा होता है और ऑयल भी निकल रहा होता है, तो वो भी इसी लेयर के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो हमारे हेयर्स होते हैं वो बज़ाहिर हमें एपिडर्मिस में नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिन है दैट स्टार्ट फ्रॉम डर्मस। और इसके अलावा कुछ फैट सेल्स भी है जो इस हिस्सा में मौजूद है। ये दो लेयर्स हैं जिसमें जो है वो जो कंटेन करेंगी स्किन के अंदर, और इनकी वर्किंग अब देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं, स्किन की वर्किंग क्या है। ये हम लेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे, स्किन की लेयर्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द वर्किंग और द फंक्शन ऑफ द स्किन, कि वो किस तरह से काम करती है, क्या क्या काम करती है, ये जरा डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसमें वो सबसे पहले बात करता है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका काम है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना, उसको रेगुलेट करना जो है वो इसकी वर्किंग है, इसका फंक्शन है। तो किस तरह से रेगुलेट करता है कि जो फैट सेल्स होते हैं, जो फैट सेल्स होते हैं वो जो सबसे पहले इंसुलेट करेंगे बॉडी कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स। फैट सेल्स जो है वो इंसुलेशन का काम करते हैं। फैट सेल इंसुलेट बॉडी टेम्परेचर या बॉडी जो भी उसका जो है वो इंसुलेट बॉडी, ये वर्किंग इनकी हो गई है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर सबसे पहले हमारे पास है, फिर हमारे पास क्या आता है, फैट इंसुलेट बॉडी। फैट सेल्स जो है वो इंसुलेट करेंगे बॉडी को, इंसुलेशन का मैकेनिज्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाए कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स। अब ये वाला मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स, कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स attached to the hairs form goosebump, create insulating blanket of warm air। ये क्या करेगा, create insulating blanket of warm air। अब एक और एक्टिविटी इनकी यहां पर मौजूद है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी, एक तो वर्किंग होगी इनकी, फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये एक वर्किंग है। उसके बाद फैट इंसुलेट बॉडी सेल्स, जो फैट होती है वो बॉडी सेल्स को इंसुलेट करती है, ये चीज आ जाती है। उसके बाद वो कहता है कि स्मॉल जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, उनके कंट्रैक्ट होने से वो जो हेयर्स के साथ वो अटैच्ड होते हैं। जब वो हेयर्स के साथ अटैच्ड होते हैं तो वो जो है उसमें आप देखेंगे कि वो हेयर को भी अपने साथ खींच के ऊपर लाएंगे और वो एक खास किस्म के स्ट्रक्चर्स की शक्ल में आ जाएंगे, जिसको कहते हैं गूस बम्प्स। अब गूस बम्प्स क्या होते हैं, ये एक हमारी स्किन के ऊपर गर्म हवा का कंबल बना देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब सर्दियों में अगर आप ने गर्म कपड़े कम पहने हैं या जर्सी पहनी हुई है तो आपने उतारी है तो ठंड लगी है तो आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो, तो असल में वो क्या कर रहे होते हैं कि वो स्मॉल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने जो हेयर्स के साथ अटैच्ड होते हैं वो फिर एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसको क्या कहते हैं, गूज़बम्प्स। और उन्होंने वो क्या कर देते हैं, आपकी स्किन के ऊपर वार्म एयर का ब्लैंकेट सा ओढ़ देते हैं ताकि आपके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। असल में यही तो मकसद है, यही तो बात है होम्योस्टेसिस की।
ये मैकेनिज्म आपको जो गूस बम्स वाला है ज्यादातर ऐसे इलाके में जहां सर्दी ज्यादा है या सर्दियों के सीजन में आपको ज्यादा नजर आएगा। ये इसकी वर्किंग हो गई। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस। एक और वर्किंग है वर्किंग एज कूलिंग इफेक्ट, वर्किंग एज कूलिंग इफेक्ट, वर्किंग एज cooling effect when sweat is produced। जब पसीना आता है तो उस वक्त जो फिर उसकी एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन होने की वजह से आपको पता है कि जो एवेपोरेट होना होता है, एवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें हीट जो है अब्जॉर्ब होती है। हीट अब्जॉर्ब होगी जब वो हमारी स्किन के ऊपर पसीना मौजूद होगा, तो जब ये यहाँ से एवेपोरेट होगा तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर में से हीट लेकर जाएगा, उसको हीट अब्जॉर्ब करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो वेपर्स की शक्ल में ऊपर निकल जाएंगे। तो जिससे जो जहां से वो चीज निकली है वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो इससे हमारी बॉडी को ठंडक का एहसास होता है। ये चीजें आ जाती हैं इसमें जो है वो हम जो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो इसके जरिए से जो एक्सक्रीशन होती है वो मेनली हमने पढ़ा एक्सेस वाटर की है, एक्सेस सॉल्ट्स की है, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये चीजें क्या होती हैं? आर रिमूव्ड फ्रॉम स्किन, रिमूव्ड फ्रॉम स्किन। तो ये इनकी हम बेसिकली फंक्शनिंग है। एक दफा फिर से हम स्किन वाला टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं कि स्किन जो है वो क्या करता है। स्किन एक्चुअली जो है वो कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, इसकी 2 लेयर्स होती है। उनमें से पहली जो है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मस, और दूसरी क्या कहलाती है? डर्मस। जो एपिडर्मस होती है वो एक्सटर्नल लेयर होती है, वो बाहर की तरफ मौजूद होती है। इसके पास किसी किस्म का ब्लड वेसल नहीं होती। एक चीज आ गई है। उसके बाद इसकी जो वर्किंग है वो मेनली क्या है? एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो क्या है? डर्मस की बात करते हैं। इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है इसमें, उसको डर्मल कहते हैं, डर्मस कहते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, विच कंटेन ब्लड वेसल्स। सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, जो बाहर से स्टिमुलस को फील करने के लिए जो एंडिंग्स हमारे पास मौजूद होती हैं वो इसमें शामिल होती है। और तीसरा, इसमें स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीना आने वाले जो ग्लैंड्स हैं, ये सारी चीजें इसमें मौजूद होंगी। इसके अलावा जो हमारे पास जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, और जो फैट सेल्स होते हैं वो भी इसी लेयर में मौजूद होते हैं। अब इस असल में स्किन की जो वर्किंग है वो क्या है कि ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा फैट इंसुलेट बॉडी सेल्स, ये बॉडी सेल्स को इंसुलेट करेगी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स। जब स्मॉल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये हेयर्स को भी, जो हेयर्स के साथ अटैच होते हैं, तो हेयर्स को ऊपर खींचते हैं, जिससे जो है वो वहां पर एक वार्म एयर का ब्लैंकेट बन जाता है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि ज्यादातर ये सर्दियों में होता है ऐसा मैकेनिज्म कि जहां पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है वहां आप गर्म कपड़े अगर कम पहनते हैं या अचानक गर्म कपड़े उतारते हैं तो उससे जो है वो आपको बाहर के टेम्परेचर ठंड फील होने की वजह से ये गूस बम्स जो है वो क्रिएट होंगे, जिनको रोंगटे कहते हैं, जिससे जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो एक वार्म एयर का ब्लैंकेट तश्कील पाएगा, जिससे जो है वो आप अपने आप को सर्दी से बचा सकते हैं और आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। ये था। फिर इसके बाद वर्किंग एज कूलिंग इफेक्ट। आपको पता है जब स्वेटिंग होती है तो फिर स्वेट जो है वो जो वेपर्स बनकर ऊपर जाता है, तो वो जो वेपर्स बनने का अमल होता है आपको पता है ये एंडोथर्मिक होता है। जो भी वेपर्स होते हैं, वो जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो वहां से पानी को जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं। पानी को अब्जॉर्ब करने के बाद उनको जो है वो जब वो एवेपोरेट होंगे तो एवेपोरेट होने की वजह से जो है ना नीचे वाले हिस्से से वो हीट को अब्जॉर्ब करके जाएंगे। वो जो हीट की अब्जॉर्प्शन होगी वो क्या काज करेगी? कूलिंग इफेक्ट काज करेगी, नीचे का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। ये और उसके अलावा
इसके जरिए से हमारी बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव होता है, एक्सेस ऑफ साल्ट्स रिमूव होते हैं, यूरिया रिमूव होता है और यूरिक एसिड रिमूव होता है। ये हमारी जो है वो स्किन के जरिए से जो भी वर्किंग है वो ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर मौजूद है। इसके बाद हमारे पास जो है वो जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो होम्योस्टेसिस के लिए जो मैकेनिज्म वो किडनी है, उसकी डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने देखा कि जो ह्यूमन होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है उसमें 3 चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 मेजर वेज आर देयर थ्रू विच होम्योस्टेसिस इज डन इन ह्यूमन बीइंग्स। उसमें सबसे पहले बात हम करेंगे लंग्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर लंग्स, सेकंड स्किन, एट द थर्ड देयर आर द किडनी। तो मेनली आपके जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर होने वाली जो वर्किंग होती है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और उनको डिफरेंट रीजन्स पर बनने वाले जो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो जिस्म से खारिज किया जाता है। उसमें सबसे पहले जो बात हम करते हैं लंग्स की, तो आपके पास जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा ये तो हमें चाहिए नहीं तो एक्स्ट्रा नहीं, जितनी भी होगी उसको रिमूव करना होता है। और इसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी जो है वो अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है हम अपनी बॉडी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो ये असल में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज हो रही होती हैं, दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी कैन नेम देम ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के जितने भी प्रोसेसेस, जितने भी तरीकाकार वहां पर शामिल हैं, उन सब को कंट्रोल करने के लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। तो जब बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर हम इस रिएक्शन को दोबारा से देखें कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक होगा और क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लिए यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो बनती है वो एज अ प्रोडक्ट होती है, तो इसको हम फौरन बॉडी से निकाल देते हैं। तो फिर हमें इन एक्टिविटीज को करवाने के लिए दोबारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो दोबारा से इसमें आती है और ये जो है हमें जो है फिर से ये प्रोसेस होते हैं। तो इन सब तमाम चीजों का जो मैकेनिज्म है वो लंग्स है, लंग्स के जरिए से इसको जो है ना वो करवाया जाता है रिमूव। अब स्किन की 2 लेयर्स होती है, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। इनकी हमने डिस्कशन की कि जो है वो डर्मिस जो होता है वो उसके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्ट नहीं होती और इसको प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर लिया जाता है। डर्मिस जो है ये इंटरनल लेयर होती है, इसके साथ ब्लड वेसल्स भी अटैच्ड होती हैं, सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स भी इसके साथ होती हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी इधर मौजूद होते हैं और इसके अलावा फैट सेल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर हमने देखा कि इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग में हमने इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया कि हाउ दैट, तो उसमें हमने देखा कि इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और उसके बाद ये जो है हमारे पास इंसुलेशन का काम करती है बॉडी सेल्स का। और उसके बाद हमारे पास जो अगली एक्टिविटी है कि गूस बम्प्स का मैकेनिज्म क्रिएट होता है, वो हमें जो है वो क्या नाम है, वार्म एयर ब्लैंकेट इसको कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जो स्मॉल मसल्स होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में जो है वो हेयर्स भी ऊपर की तरफ उठते हैं, तो वहां पर एक गर्म हवा की जो है वो कंबल बन जाता है, चादर बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, गूस बम्प्स। तो जो हमें हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, नॉर्मलाइज करती है। तो ये इसके वर्किंग थी। उसके अलावा जो था कूलिंग इफेक्ट मैकेनिज्म भी इसके जरिए से होता है। जब स्वेट पैदा होता है, पसीना आता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है
कि हमारी बॉडी का जो है वो ये जो स्वेटिंग होती है, पसीना जो आता है, ये जब एवेपोरेट होते हैं तो ये एवेपोरेट होना क्या है, एक कूलिंग प्रोसेस है। उस कूलिंग प्रोसेस के नतीजे में हमारी बॉडी में जो है वो ठंडक महसूस होती है। तो जो चीजें हम इसके जरिए से रिमूव करवाते हैं, वो रिमूवल जो है वो क्या है, एक्सेस वाटर है, एक्सेस साल्ट्स है, उसके अलावा हमारे पास यूरिया है और यूरिक एसिड है। तो ये आज का जो है हमारा। और उसके बाद तीसरा जो मैकेनिज्म है जिसके जरिए से होम्योस्टेसिस अकर होती है, वो है किडनी। किडनी के बारे में हम डिटेल आने वाले जो है ना अपने सेशंस में डिस्कस करेंगे